हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आपने लास्ट वीडियो में जब मैम ने आपको पढ़ाया था तब आपने पढ़ा था कि किस किस अलग अलग तरीके से हम कंपनीज़ को लिस्ट करा सकते हैं इन स्टॉक मार्केट। एनएससी बीएससी पे अलग अलग तरीके होते हैं मार्केट अपनी कंपनीज़ को लिस्ट कराने के। आज हम समझ रहे हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कि आप अपनी कंपनी को जब आप लिस्ट करा रहे हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसका मोटिव क्या हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है इन्वेस्टर्स को और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है कंपनी को। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर प्रॉपर सुपरविजन। जब जनरली जब सुपरविजन करता है तो सेबी सबसे ज़्यादा रेगुलेट करता है, सेबी ओवरव्यू रखता है कि कौन सी कंपनीज आपके पास लिस्टेड हैं और कौन सी कंपनीज क्या डेटा दे रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई कंपनी है और मुझे मार्केट से पैसा उठाना है तो अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो मेरे को फिर वहाँ पे ग्रे मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा या सेकेंडरी मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं सेकेंडरी मार्केट से पैसा लेने जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे को कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है। तो जब वहाँ पे जो अपने कंपनीज़ के मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊँगा, जो मैं डेटा बताऊँगा, जो मैं अपने फंडामेंटल्स बताऊँगा, हो सकता है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड ना हो। बट जब मैं प्राइमरी मार्केट पर जब मेरी कंपनी लिस्टेड रहती है, जैसे कि एनएससी पे लिस्टेड है, बीएससी पे लिस्टेड है, तो सेबी उसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन रखता है और तब जाके वो हमेशा मेरे को मेरी कंपनी को सुपरवाइज करता रहेगा और उसके ऊपर जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो भी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनीज़ को अपने डेटा सबमिट करने होते हैं उनको प्रॉपर्ली करने पड़ेंगे ताकि इन्वेस्टर को पता चले टाइम टू टाइम कि उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आज मान लीजिए मेरे को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर इन्वेस्ट करना है तो अगर मुझे उसके फंडामेंटल्स ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कि वो कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है और किस बिजनेस से वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है या रेगुलेट हो रहा है। सो ऑल एवरीथिंग हैज़ टू बी एंश्योर्ड बाय द प्रोमोटर एंड बाय द इन्वेस्टर एज वेल। नेक्स्ट, टू रेगुलेट प्रमोटर स्टेक। जब कोई नई कंपनी बनती है तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे प्रमोटर्स होते हैं जो कि उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया में जब स्टार्टअप्स अभी जब जैसे कि बहुत पिछले 5-7 साल में इंडिया में स्टार्टअप्स के बहुत एक तरीके से रेंज चल रही है। तो इस स्टार्टअप्स में जनरली बाहर के प्रमोटर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सिंगापुर के बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना से काफ़ी लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। सो जब आपकी कंपनी है बट उसमें जो मेजर स्टेक रहता है वो प्रमोटर्स का रहता है। सो बाय द टाइम अगर आपको प्रमोटर्स की, मान लीजिए कंपनी मेरी है लेकिन मेरा एक कोई सेकेंडरी प्रमोटर है, उस प्रमोटर की होल्डिंग है 80% 90%, तो अगर उसकी प्रमोटर्स की मेरे को स्टेक कम करना है, जनरली जो प्रेफरेबल होता है दैट इज़ अराउंड 70-75 और फिर धीरे धीरे आप उसको और कम कर सकते हो। सो जब आपको प्रमोटर्स का स्टेक कम करना है और खुद का स्टेक बढ़ाना है या फिर आपको पब्लिक का स्टेक उसमें बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंपनी का आईपीओ लॉन्च करोगे। जब आप आईपीओ लॉन्च करोगे तो प्रमोटर्स उसमें अपने स्टेक कम कर देते हैं धीरे धीरे। फिर बाद में जब आईपीओ आता है फिर बाद में वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और नए शेयर्स लेकर आ सकते हैं जो कि प्रमोटर्स अपने सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू रेगुलेट डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज़। जो भी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग्स होती हैं, नॉट जस्ट अबाउट द स्टॉक, नॉट जस्ट अबाउट द म्यूचुअल फंड, बट बहुत सारे अलग अलग सिक्योरिटीज़ भी होते हैं, जैसे कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड भी होता है। इस तरीके से बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज भी लेकर आती हैं और गवर्नमेंट भी लेकर आती है। तो अगर आपको इन सिक्योरिटीज़ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको एक तरीके से सुपरविजन कौन करता है, सेबी उसके ऊपर सुपरविजन करता है। और सुपरविजन कब होगा, जब आप एनएससी बीएससी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जब आप रजिस्टर्ड होगे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटीज़। जब आपने अपनी कंपनी को एनएससी बीएससी पे लिस्ट किया तो उससे क्या एडवांटेज मिलता है कंपनी को भी और इन्वेस्टर्स को भी। सबसे पहले पब्लिसिटी होती है सिक्योरिटीज़ की। जैसे रिसेंटली अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है या अगर थोड़ा बहुत उसके इन्फॉर्मेशन जैसे कि बिजनेस न्यूज़पेपर्स को ही पढ़ता है या फिर बिजनेस चैनल्स को फॉलो करता है तो उनको ये चीज़ टाइम टू टाइम देखते रहते हो कि आज याला आईपीओ आया है, आज याला आईपीओ आया है, इस आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग हुई है। तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने वाली होती है तो हो सकता है कि एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट कुछ कंपनी का नाम मैं जान पाऊँगा। जैसे कि अभी एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कंपनी का एक आईपीओ आया था, तो उस आईपीओ से पहले मेरे को इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कंपनी का नाम नहीं पता था। उसका काम सेम है, जैसे कि लोटस काम करता है, जैसे क्रोमा काम करती है, तो उनका भी सेम मार्ट का काम है, बट वो कहाँ है, साउथ इंडिया में ज़्यादा काम करती है। तो नॉर्थ इंडिया के लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा पता नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का। बट
क्योंकि जब उन्होंने अपना IPO लॉन्च किया तो IPO लॉन्च करने से पहले उसकी एक पब्लिसिटी हो चुकी है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट को अपना एक्सपेंशन करना है इन द नॉर्थ स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न स्टेट्स में, अगर उनको अपना नए मार्ट्स खोलने वहाँ पे, तो ईजिली खोल पाएंगे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रमोटेड देयर प्रोडक्ट। बट उसके लिए उनको कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा, उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी को लिस्ट किया है। और उसको लिस्ट करने के साथ साथ उनको क्या मिला? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। अब हो सकता है कि पहले भी उस कंपनी में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हो, बट उनके ऊपर ट्रस्ट एक बिल्डअप नहीं हो पाता है। जब तक आप एक BSE NSE जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जब आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो, जब तक आपको सेबी रेगुलेट नहीं करता है, तब तक इन्वेस्टर्स को थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं रिटेलर्स की, HNIs, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो होते हैं या फिर जो QIBs होते हैं, वो हो सकता है कि उसमें इन्वेस्ट करें। बट आप और हम जैसे जो रिटेलर्स होते हैं, उनको इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा फंडिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको NSE BSE पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एंश्योर्स लिक्विडिटी। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको डे टू डे काम के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि डेली वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस के लिए उनको ज़रूरत पड़े, या फिर उनको अगर अपना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नए सर्विसेज लॉन्च करनी है, जैसे मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का बताता हूँ, तो हो सकता है कि उनको अपना एक्सपेंशन करना हो, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी हो, या फिर नई जगह पे अपना वेयर हाउस ओपन करना हो, या फिर अपनी कंपनी को स्केल करना हो किसी भी तरीके से, तो उनको उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से लिक्विडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। लास्ट, बेटर गुडविल। जब आप सोसाइटी में आपका कंपनी का नाम हो जाता है तो एक आपकी कंपनी का एक तरीके से गुडविल बन जाता है। जैसे हम अगर ACC सीमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली उसका काफ़ी नाम है मार्केट में। और नाम कैसे बना? ऑब्वियसली उसने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी करी है, बहुत पुरानी कंपनी भी है, बट एट द सेम टाइम वो रजिस्टर्ड कंपनी भी है। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, तो उनके मन में एक गुडविल आता है कि हाँ, ये कंपनी लिस्टेड है, तो हो सकता है इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी अच्छी हों, तो मैं इसको अवेल कर सकता हूँ। सो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए ही लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज वेरी बेनिफिशियल। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।